हेलो व्यूवर्स, नमस्ते व्यूवर्स। आज का विषय है कि कभी हमारे पास कोई ऐसा मामला होता है, हमारा कोई मकान होता है या जमीन होती है या कोई ऐसा सिविल प्रकृति का मामला होता है जिसमें हम चाहते हैं कि तत्काल स्टे मिल जाए। माने जो अपोजिट पार्टी है, जो डिफेंडेंट है, जो आपको परेशान कर रहा है, उस व्यक्ति से न्यायालय द्वारा तत्काल आपको सुरक्षा प्रदान हो जाए फर्स्ट हियरिंग में, माने पहली सुनवाई में। लेकिन अधिकांश मामलों में आपको तत्काल स्टे नहीं मिलता है कोर्ट का। तो क्या कमियां रह जाती हैं, क्या ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण आपको आपके ही मामले में स्टे नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई मकान है, आप बहुत लंबे समय से वहां रह रहे हैं, आपके बच्चों की शादियां वहीं से हुई हैं, वहीं पर आप बहुत सारे ऐसे काम हैं, 30 साल 40 साल 50 साल या 20 साल का समय हो गया है, और इसके बाद कोई व्यक्ति या तो उस पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है या कोई वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको तोड़ना चाहती है, जो आपको डिस्पोजेस कर रही है, वहां से निकाल रही है, बेदखल कर रही है, या और कोई आ जाता है, कहता है कि ये तो हमारा है, और उस जगह पर आप न्यायालय से चाहते हैं कि अभी मामला रोक दिया जाए, इनको स्टे कर दिया जाए। क्योंकि पुलिस को ये राइट नहीं है कि आपके किसी भी सिविल मामले में पुलिस हस्तक्षेप करे। सिविल मामले में हस्तक्षेप करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल सिविल न्यायालय को है। आपकी जमीन, आपका मकान, आपके कुछ और ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिनमें अगर आप पुलिस की मदद चाहते हैं तो आपको न्यायालय से कोई आदेश कराना होगा। जो आदेश किया जाए उसका इन्फोर्समेंट, उसका पालन पुलिस करा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो दोस्तों, जब ऐसी स्थिति आए कि आप न्यायालय से स्टे चाहते हैं, तत्काल कार्यवाही रोका जाना चाहते हैं, तब आप क्या करें कि आपके मामले में तुरंत स्टे हो जाए। कौन कौन से आपको पेपर्स चाहिए होंगे, क्या प्रक्रिया होगी, कैसे आप रोक सकते हैं किसी भी मामले को। तो दोस्तों, चूंकि मैं सिविल साइड में ही वकालत करता हूं, एक्चुअली वकालत तो मैं दोनों तरीके से करता हूं, सिविल और क्रिमिनल, लेकिन मेरा विशेष रुझान सिविल विधियों की ओर है। सिविल मुकदमे में ज्यादा देखता हूं। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताना चाहता हूं, एक ऐसा पॉइंट बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने वकील साहब से मिलें, जो भी आपके वकील साहब हों, आप उनको अपनी पूरी बात बताएंगे तो कुछ आपको पेपर्स भी देने होते हैं। क्योंकि सिविल न्यायालय केवल आपकी बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा, उस बात के सपोर्ट में कोई एक पेपर होना चाहिए। जब तक पेपर्स नहीं होंगे तो सिविल न्यायालय से आपको कोई रेमेडी नहीं मिलने वाली। अब दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रथम दृष्टया का मतलब होता है आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो देखते ही देखते सबसे पहले अटेम्प्ट में आप क्या सोचते हैं। जैसे आप रात में अकेले जा रहे हैं और सड़क के किनारे कोई व्यक्ति असलहा लिए हुए है, आप क्या सोचेंगे? तो प्राइमा फेसाई आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, हमको लूटपाट हमारे साथ कर सकता है, माने डकैत है या लुटेरा है। क्योंकि सुनसान इलाके में कोई व्यक्ति असलहा लेकर के क्यों घूमेगा? लेकिन हो सकता है वो व्यक्ति कहीं का सिक्योरिटी गार्ड हो, या हो सकता है वो व्यक्ति रास्ता भटक गया हो, उसका कोई वाहन खराब हो गया हो, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया देखते ही न्यायालय किसी मामले में किस निष्कर्ष पर पहुंचता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट को सबसे पहले न्यायालय जब भी कभी किसी मामले में स्टे देना होता है या स्टे की बात होती है तो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, तीन चीजें ही न्यायालय देखता है। सबसे पहले प्रथम दृष्टया वाद, माने जो आपका मुकदमा है, जो आप वाद लेकर के आए हैं, जो आप बात न्यायालय में बता रहे हैं, वो प्राइमा फेसाई आपके फेवर में है या नहीं है। देखने में ऐसा लग रहा है कि आपका मामला जो है प्रथम दृष्टया सही है और वादी के पक्ष में है, प्रथम दृष्टया मामला बनता है। तो प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए अगर कोई लैंड है तो उसकी ऑनरशिप आपको कैसे मिली, आप उस लैंड के मालिक कैसे हो गए, इसको साबित करने के लिए उस जमीन से संबंधित पेपर्स। अब वो पेपर क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मान लेते हैं कि कोई जमीन आपने बैनामे से खरीदी तो उसका विक्रय पत्र, कोई जमीन आपको वसीयत से मिली तो उसका वसीयतनामा, कोई जमीन आपको दान पत्र से मिली तो उसका दान पत्र,
कोई जमीन आपको बंटवारे में मिली, जैसे मान लेते हैं पैतृक जमीन है, बहुत पुरानी चली आ रही है और बंटवारे से मिली, वो आपसी बंटवारा भी हो सकता है और सरकारी बंटवारा भी हो सकता है। तो उसका आर्डर, अगर सरकारी बंटवारा है तो सरकारी बंटवारे का आदेश, चाहे वो मकान का हो या जमीन का हो, और अगर आपसी बंटवारा है तो आपस में जो बंटवारा नामा लिखा गया था उसके पेपर्स। तो ये पेपर्स अगर आप मूल रूप से, जैसे मान लीजिए जितने पेपर्स मैंने बताए इसमें सिर्फ एक पेपर ऐसा है, अगर सरकारी बंटवारा हुआ है तो उसके जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ही आपके पास होगी और कुछ नहीं हो सकता। बाकी सारे पेपर मूल हो सकते हैं। इन मूल पेपर्स को आप दाखिल करें या इनकी सर्टिफाइड का दाखिल करें तो इनको न्यायालय को दिखाएं कि ये मूल दस्तावेज हमारे पास हैं, और एक एप्लीकेशन भी दें कि जब भी न्यायालय द्वारा इन दस्तावेजों को मंगाया जाएगा तो मैं इनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो इन पेपर्स को देख करके न्यायालय को यह लगता है कि प्रथम दृष्टया निषेधाज्ञा के लिए आपका मजबूत केस है। तो पहला पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा, किसी वकील साहब की अभी जरूरत नहीं है, आप अपने मामले का स्वयं असेसमेंट करें कि सबसे पहले प्राइमा फेसाई केस आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस संपत्ति के कैसे मालिक हैं यह बताया जाना जरूरी है। दूसरा होता है सुविधा का संतुलन, जिसे नहीं कहते बैलेंस। तो बैलेंस बताने के लिए आपको यह बताना होगा कि आप इतने लॉन्ग टर्म से इस जगह पर पोजीशन में हैं, माने कब्जे में हैं। तो आपको अपना कब्जा साबित करना है, यह पेपर्स के द्वारा ही साबित करना है। जैसे अगर कोई जमीन है जिसपे आप कृषि भूमि जोतते बोते हैं, उसका खसरा, खसरे में आपका नाम दर्ज होगा। खतौनी अलग विषय होती है, खतौनी में मालिक का नाम लिखा होता है, लेकिन खसरे में जिसका कब्जा है उसका नाम लिखा होता है। तो खसरा आपको दाखिल करना है किस कंडीशन में, जब एग्रीकल्चरल लैंड है या जमीन है, और अगर वही प्रॉपर्टी मकान है तो मकान की हाउस टैक्स की रसीदें, माने आप हाउस टैक्स देते हैं। मकान चाहे गांव सभा में हो चाहे नगर निगम में, नगर पंचायत में, आपको हाउस टैक्स देना पड़ता है, देते हैं। जो लोग नहीं देते हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, अगला कोई वीडियो बना देते हैं कि गांव सभा के मकान को किस तरीके से हाउस टैक्स में लाया जाएगा, कैसे हाउस टैक्स दिया जाएगा। तो दोस्तों आप हाउस टैक्स की रसीदें दाखिल करें। इसके अलावा अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, मकान भी नहीं है और एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं है, तो उसको आप रेंट पे दिए तो रेंट एग्रीमेंट, उससे आप किराया ले रहे हैं तो उसकी रसीदें। तो ये आपके पोजीशन का प्रमाण होगी कि आपका वहां कब्जा है और सतत कब्जा इतने दिनों से चला रहा है। तो आप कब्जे में हैं तो संतुलन आपके पक्ष में है, अगर आपको हटा दिया जाएगा तो संतुलन बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों आप संतुलन बनाए रखने के लिए जो सुविधा का संतुलन है वो आपके पक्ष में हो, ये साबित करने के लिए इनके पेपर्स दाखिल करें। और तीसरा बताया जाता है इरिपेरेबल लॉस, माने अपरिमित क्षति या अपूर्णीय क्षति, माने अगर आपको वहां से हटा दिया जाएगा तो आपको ऐसी क्षति हो जाएगी जो पैसा देकर के पूरी नहीं की जा सकती। तो दोस्तों जब भी आप कोई अपना मामला लेकर के जाएं तो ये तीन चीजें, दो चीजों के तो डॉक्यूमेंट हो। अब वो डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं इन पर कोई और वीडियो पे चर्चा कर लेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर ये डॉक्यूमेंट आप न्यायालय में देते हैं और सही रूलिंग के साथ जाते हैं, कई रूलिंग्स हैं जिनको हो सकता है हम इसी कमेंट उसमें डाल दें डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, उन रूलिंग्स के साथ आप जाइए कि साहब हमारा सुविधा का संतुलन भी हमारे पक्ष में है और हमारा प्रथम दृष्टया वाद साबित है, ये पेपर्स हमने दाखिल किए। तो न्यायालय बिना विपक्षी को सुने, विपक्षी को भी नहीं सुनेगा, आपको टेम्परेरी इंजंक्शन माने अस्थायी व्यादेश तत्काल प्रदान करेगा और उस व्यादेश के आधार पर आप विपक्षी को पुलिस के जरिए रोक सकते हैं कि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। दोस्तों आज मैंने सिविल सूट में किस तरीके से सेम डे आज ही दाखिल किया, आज ही स्टे ले लिया, इस संबंध में आप लोगों को बताया। दोस्तों मैं प्रयास करता हूं कि जो भी मुझे लगता है कि ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचनी आवश्यक है बताता हूं। फिर भी आप चाहें तो हमारे चैनल के प्राइमरी या सेकेंडरी मेंबर बन करके और हमें बता सकते हैं कि हमें इस टाइप का वीडियो चाहिए, तो आपके लिए मैं जरूर वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।